नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रिंस निषाद और मैं स्वागत करता हूं आपका मन्नत नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लेकर आ रहे हैं नॉर्थ साइड स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम लोग बात करते हैं नर्सिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनको आप पढ़कर एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को जो हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियोस हैं, ये रेगुलर रहे और नए टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लेकर आऊं, तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे चैनल में हमने जो डाटा देखा है उसमें हमने देखा है कि 90% लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, वो चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वो वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, आप वीडियोस को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने कलीग्स को दिखाएं, जहां तक वीडियोस पहुंचा सकते हैं वहां पहुंचाएं। और अगर कोई क्वेरीज है वीडियोस के रिलेटेड, आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिस पे आपको हमें वीडियोस बनानी चाहिए, तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इन सब चीजों को कर आप अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं और इन वीडियोस को और लंबे समय तक देख सकते हैं। हम और ज्यादा मेहनत करते रहेंगे और ज्यादा नई नई टॉपिक्स पे आपके सामने वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ऐसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो है कैल्शियम साइकिल। टॉपिक का नाम है कैल्शियम साइकिल। कैल्शियम साइकिल क्या है, क्या होता है कैल्शियम साइकिल? कैल्शियम साइकिल क्या है, तो पहले बात करते हैं कि कैल्शियम क्या है। तो कैल्शियम जो हमारी बॉडी में है, तो हमारी बॉडी कैल्शियम को कभी सिंथेसिस नहीं करती। जो भी कैल्शियम हमारी बॉडी में आया हुआ है, वो सारा का सारा कैल्शियम हमने बाहर से लिया हुआ है। बोलोगे कैसे लिया है, तो फूड के थ्रू लेते हैं। हम खाना खाते हैं, हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क कंज्यूम करते हैं, पनीर कंज्यूम करते हैं, उन डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारे जो बॉडी है उसमें कैल्शियम जाता है और कैल्शियम उस डेयरी प्रोडक्ट से हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करती है और स्टोर कर लेती है। स्टोर क्या करती है, तो आप बोलोगे हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है वो 90% कैल्शियम बोन्स में स्टोर हो रखा है और टीथ में स्टोर हो रखा है। 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ में स्टोर हो रखा है, बाकी 1% का है तो आप बोलेंगे ब्लड में। चलिए समझते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। आपने डिग्री डिप्लोमा के टाइम में पढ़ा होगा कि हम लोग डाइट के अंदर खाते हैं कैल्शियम। तो डाइट हम खाते हैं माउथ से, जो भी हम फूड खाते हैं वो माउथ से हमारे बॉडी में आता है और स्टमक में रिजर्वायर के थ्रू रुक जाता है। स्टमक क्या है, तो आप बोलोगे रिजर्वायर ऑफ फूड। तो फूड को जो रिजर्व करने का काम करता है वो कौन करता है, स्टमक करता है। और साथ साथ मैं इतना ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि स्टमक के अंदर HCl होता है, तो वो ब्रेक डाउन करने का काम भी करता है, और भी हार्मोन्स होते हैं। स्टमक से हमारा जो खाना है वो आगे कहां जाता है, तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो खाना कहां जाता है, तो आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और यहां तक उसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, ब्रेक डाउन हो चुका होता है, डाइजेशन हो चुका होता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप बोलोगे कि ये जो खाना है ये वेस्ट बन चुका होता है और ये खाना रेक्टम से बॉडी के बाहर निकल जाता है। ये नॉर्मल हमारे सभी तरीके के जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसके साथ चलता है। सबसे पहले वो माउथ में आता है, माउथ के बाद स्टमक में रहता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से और रेक्टम से होके बाहर निकल जाता है, बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से स्टूल के फॉर्म में। एक बार लिख लेते हैं, क्या बोला है मैंने बोला है कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल कहां से आता है, फूड कहां से आता है, तो आप बोलेंगे माउथ के थ्रू आता है फूड। और ये फूड कहां स्टोर होता है, तो आप बोलेंगे कि ये फूड जो है ये स्टमक के अंदर स्टोर होता है। इसको इसलिए बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ फूड, फूड का रिजर्वायर है। और साथ साथ ये क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि ये जो स्टमक है ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है। कौन करता है, तो स्टमक करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है फिर, तो आप कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन सर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जो हमारा फूड ऊपर से आया उसका ब्रेकडाउन स्टमक ने किया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन फूड का कहां होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां होता है, तो आप कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फूड के अंदर भी आप बोलेंगे कौन सा फूड, तो सॉलिड जो फूड होगा उसका। भले से आप डाइट में कुछ भी ले रहे हैं, आपने काफी सारा पनीर खाया, तो जितना भी कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब कहां होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। आप कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, सारे एब्जॉर्ब कहां होंगे, तो यहां होंगे। आप बोलेंगे जितने भी
फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे, एब्जॉर्ब कहां होंगे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होंगे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन ये करता है, ये भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, पर लिक्विड वाले पोर्शन का। आप बोलेंगे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यहां पर भी होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, पर ये फूड कौन सा वाला फूड? तो आप बोलोगे लिक्विड पोर्शन। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कहां से एब्जॉर्ब होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन से होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कहां से एब्जॉर्ब होते हैं? तो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हैं। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे कि कैल्शियम है वो कहां से एब्जॉर्ब होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास हमने जो फूड खाया वो माउथ से आया, माउथ से आया स्टमक से, स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया लार्ज इंटेस्टाइन में। हम पढ़ना चाह रहे हैं कैल्शियम साइकिल, तो हम लोग सिर्फ कैल्शियम की बात करते हैं। तो हमने देखा कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां होता है? सॉलिड पार्ट का, तो बोलोगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऐसे ही एक फूड है, हमने फूड में ले लिया कि हमने मिल्क लिया था, मिल्क, और मिल्क में क्या होता है? तो आप बोलोगे मिल्क के अंदर होता है कैल्शियम। तो मिल्क या आपने पनीर खाया है, वो पनीर में से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर का आएगा, तो आप बोलोगे कहां से एब्जॉर्ब होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। एब्जॉर्ब होकर कहां आएगा? तो आप कहेंगे कि ये एब्जॉर्ब होकर कहां आएगा? तो ये ब्लड के अंदर आएगा। ये मैंने एक ब्लड वेसल बना दी, ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर कौन आएगा? तो आप बोलेंगे कैल्शियम आएगा। ये मैं कैल्शियम बना देता हूं, ये कैल्शियम ब्लड की वेसल के अंदर आ गया। कहां से आया? तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन होकर आया है, जो भी आपने खाना खाया था। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। इतना आसान है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। स्मॉल इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर एसेंशियल विटामिन होना चाहिए, उसको बोलते हैं विटामिन डी। आपने अपनी डिग्री डिप्लोमा के टाइम पे पढ़ा है, विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत एसेंशियल है, चाहिए ही चाहिए। तो वो लोग कहां चाहिए? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन चाहिए? विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी क्या करेगा? तो विटामिन डी एब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम को कहां लाएगा? ब्लड के अंदर लाएगा। तो पहले तो सबसे पहले बात ये आती है कि विटामिन डी कहां से आएगा सर? तो आपने अभी अपने अपने घर में बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि धूप में बैठो, धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। तो आइए पहले इस विटामिन डी की कहानी समझते हैं। कैल्शियम को यहां रोककर हम समझते हैं विटामिन डी कहां से आया। समझिए विटामिन डी कहां से आया। तो आपने अभी तक पढ़ा है अपने डिग्री डिप्लोमा के टाइम पे, आपने सबसे सुना भी है कि विटामिन डी कहां से मिलता है। तो विटामिन डी मिलता है सनलाइट से। कहां से मिलता है? सनलाइट से। तो सनलाइट से समझने के लिए हम समझते हैं कि फैट स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस फैट्स में, नीचे बनाते हैं, स्किन में सबक्यूटेनियस फैट में, स्किन के नीचे, कहां की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं स्किन की बात कर रहे हैं हम। स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस फैट पर एक केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल का नाम होता है 7 कोलेस्ट्रॉल। जब कभी स्किन के ऊपर क्या पड़ती है? तो आप बोलोगे सनलाइट, सनरेज पड़ती है। क्या पड़ती है? सनरेज पड़ती है। ये येलो कलर से जो मैंने तीर के निशान बनाया, ये क्या है? तो ये सनलाइट पड़ती है। तो इस सनलाइट से क्या होता है? ये जो 7 कोलेस्ट्रॉल था, इस 7 कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और ये 7 कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होके कहां आ जाता है? ब्लड में आ जाता है। और इसका मेटाबॉलिज्म होके बनता क्या है? तो आप बोलोगे इसका मेटाबॉलिज्म होके बनता है कोलेकैल्सिफेरॉल। मेटाबॉलिज्म होके बनता है कोलेकैल्सिफेरॉल, और इसी को आप नाम से जानते हैं विटामिन डी। तो क्या इस विटामिन डी की जरूरत है हमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन कराने के लिए? तो अभी तक आपने पढ़ा है कि हां बिल्कुल विटामिन डी की जरूरत होती है हमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन कराने के लिए, पर मैं इस बात को पूरी तरीके से सही नहीं कहता। आपको विटामिन डी की जरूरत तो होती है, पर कौन सा विटामिन डी? तो आपको जरूरत होती है एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी की। ये जो विटामिन डी हमने यहां बनाया, ये कौन सा है? तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। आगे समझते हैं, आपको समझ में आएगा। हमने पहले पढ़ा कि 7 कोलेस्ट्रॉल कहां पाया जाता है? तो स्किन के अंदर पाया जाता है, स्किन के अंदर देखने को मिलता है। स्किन के अंदर देखने को मिलता है कहां? सबक्यूटेनियस फैट्स में।
सबक्यूटेनियस फैट के अंदर मिलता है, तब सन रेज सनलाइट स्किन के ऊपर पड़ती है तो सबक्यूटेनियस फैट में 7 कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और ये ब्लड के अंदर आ जाता है। क्या बन जाता है? तो कोलेकैल्सिफेरॉल बन जाता है। कहां आ गया है? तो यहां लिख देता हूं कहां आ गया है, तो ये ब्लड के अंदर आ गया है। अभी कहां पर है? तो ये ब्लड के अंदर है। अब ये ब्लड के अंदर घूम रहा है क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये ब्लड के अंदर घूमता हुआ कहां पहुंच जाता है? तो आप बोलोगे ये ब्लड के अंदर घूमता हुआ लीवर के अंदर पहुंच जाता है। लीवर के अंदर पहुंच जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं हम, लीवर के अंदर पहुंच जाता है। लीवर के अंदर पहुंच जाता है। अब लीवर में खास बात है, लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हो 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कहां पाया जाता है? तो लिवर के अंदर पाया जाता है। ये ब्लड से घूमता हुआ कहां आ गया? तो लिवर में आ गया। जब ये कोलेकैल्सिफेरॉल 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो इसका नाम हम लोग जब भी केमिकल नेम लिखते हैं तो उसमें नंबर्स को पहले लिखते हैं। तो आप बोलोगे 25, तो नंबर्स में है इसलिए 25 पहले लिख दिया हमने। बोलोगे नंबर्स में 25 है तो 25 लिख दिया। हाइड्रोक्सी आ रहा है इसके अंदर, हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी लिख दिया। हाइड्रोक्सी और इसका नाम क्या है? तो बोलोगे कोलेकैल्सिफेरॉल, तो हमने आगे लिख दिया कोलेकैल्सिफेरॉल। कहां बनाए ये? तो आप बोलोगे लिवर के अंदर बनाए। कहां बनाए? लिवर के अंदर बनाए। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते क्या है? तो इस प्रोसेस का नाम होता है, इसको बोलते हो फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। किसका हुआ है फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन? तो आप बोलोगे विटामिन डी का हुआ है। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन किसका हुआ है? विटामिन डी का हुआ है। कहां हुआ है? तो आप कहेंगे कि लिवर के अंदर हुआ है। बना क्या है? 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। तो सर यही चाहिए क्या हमको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए? तो ये नहीं चाहिए, ये भी हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी नहीं है। अब नेक्स्ट, अब फिर से ये घूम रहा है, अब फिर ये ब्लड के अंदर है, तो ब्लड के अंदर घूमता हुआ इस बार ये कहां जाता है? तो ब्लड के अंदर अब ये घूमता हुआ कहां जाता है? तो अब ये जाता है किडनी के पास। कहां जाता है? किडनी के पास। ये बना दी मैंने किडनी के पास। किडनी में भी एक खास बात है कि इसके अंदर भी एक एंजाइम पाया जाता है। जैसे लिवर के अंदर पाया गया था 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, किडनी के अंदर पाया जाता है 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कहां पाया जाता है? तो किडनी के अंदर पाया जाता है। अब ब्लड में कौन घूमता हुआ किडनी तक आया है? तो बोलोगे 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ये जब किडनी में आता है, किडनी के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करके क्या बनाता है देखें। तो सबसे पहले जब नंबर केमिकल नेम्स लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर्स में इसमें 25 भी है, इसमें 1 भी है। 1 छोटा होता है इसलिए हमने लिखा 1, कॉमा लगा के लिखा इसका नंबर, तो लिखोगे 25। एक हाइड्रोक्सी इसमें ऑलरेडी है, एक हाइड्रोक्सी हमारे पास एंजाइम में भी है, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गए, इसलिए हम लिखेंगे डाईहाइड्रोक्सी और साथ में कोलेकैल्सिफेरॉल। डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल कहां बनाए ये? तो आप बोलोगे कि किडनी के अंदर बनाए। कहां बनाए? किडनी के अंदर बनाए। क्या नाम है इसका? 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। 1 कहां से आया? तो सर 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम था इसलिए बना क्या। 25 कहां से आया? तो ऊपर हमने देखा था 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बन के आया, तो 25 आ गया। एक हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी हो गए, कोलेकैल्सिफेरॉल नाम था, कोलेकैल्सिफेरॉल हो गया। अब ये जो बना है, अब ये जो विटामिन डी बना है, ये वाला जो विटामिन डी बना है, अब आप इसको बोलोगे ये क्या है? तो ये है विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म। यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या बन गया है? तो इस फॉर्म को बोलोगे एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म है। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते क्या है? जैसे लिवर के अंदर जब विटामिन डी की रिएक्शन होती है तो उसको बोला जाता है ना फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। इसको बोलोगे क्या? इसको बोलोगे सेकंड फॉस्फोराइलेशन। सेकंड फॉस्फोराइलेशन कहां होती है? तो किडनी के अंदर होती है। किसकी होती है? तो विटामिन डी की होती है। अच्छा, इनके और दूसरे नाम आपको बताता हूं।
सबसे पहले जो बना था उसको बोला था आपने कि धूप में बैठने से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो क्या ये एक्टिवेटेड फॉर्म है? नहीं, ये एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक्टिवेटेड फॉर्म। ये विटामिन डी बना, विटामिन डी के बना 25 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल। फिर उसके बाद ये कहां बना था, लिवर में। इसके बाद ये लिवर से घूमते हुए किडनी तक पहुंचा, किडनी में बना 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल। जी हाँ, यही है हमारी विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म। इसका दूसरा नाम भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप बोलोगे पहला तो था विटामिन डी, दूसरा होता है विटामिन D2। विटामिन D2, विटामिन D2 का दूसरा नाम आप बोलोगे, इसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। इसको बोलते हैं कैल्सीडायोल, डायोल। D2 का मतलब डायोल। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म बनी है, इसको बोलते हैं विटामिन D3। इसका नाम लिखोगे क्या, उसको बोलोगे कैल्सी ट्रायोल। विटामिन D3 है इसलिए कैल्सी ट्रायोल। विटामिन D था तो कैल्सी डायोल, और उसको बोलते हैं विटामिन डी। अब क्या हो गया, तो आप बोलोगे ये जो विटामिन बना है, इसकी जरूरत है हमें कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सर कहां पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी काफी बड़ी होती है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस जगह पे, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसल लेयर पे। सर समझ में नहीं आया, अच्छा देखते हैं। मैंने बताया आपको कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन पे इसके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन जरूरत है, तो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो आप बोल सकते हो ये जो विटामिन डी है एक तरीके से विटामिन D3 है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। मतलब 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल है, ये कहां पर चाहिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे चाहिए। देखते हैं अभी कहां पर बन गया है, तो आप बोलोगे किडनी ने इसका बनाया, प्रोडक्शन कर दिया है, और अब ये ब्लड लेवल में घूम रहा है। ब्लड लेवल में जब ये घूम रहा है तो ये घूमता घूमता, डायग्रामेटिकली समझते हैं हम, ये घूमता हुआ कहां जाएगा, तो मैं एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेक्शन काट के आपको दिखाता हूं। जब आप पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये कुछ इस तरीके से होती है कि ये मैंने बना दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना दी मैंने। ये GIT ट्रैक है हमारा, GI ट्रैक है। GI ट्रैक का जितना ही फूड है, यहां से फूड पार्टिकल्स आते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेक्शन मैंने आपको काट के दिखाया है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इसके ये जो अंदर है, इसको क्या बोलोगे, तो ये ल्यूमन है, जिसके अंदर फूड फ्लो करता है। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो लेयर बनाई है, ये इंटरनल लेयर है। इंटरनल लेयर में क्या होता है, तो ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है, इसलिए इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं म्यूकोजल लेयर। इस लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोजल लेयर। मैं आपको इसके लेयर्स दिखाना चाहता हूं। इसके नीचे म्यूकोजल लेयर के नीचे क्या होती है, तो आप बोलोगे इसके नीचे इसकी सब म्यूकोजल लेयर होती है, सब म्यूकोजल लेयर होती है। इसके नीचे इसकी सब म्यूकोसल लेयर होती है। सब म्यूकोसल लेयर के नीचे क्या होती है, तो आप बोलोगे सब म्यूकोसल लेयर के अंदर इसकी मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और मस्कुलर लेयर के सबसे नीचे इसकी आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। उस आउटर कवरिंग के लिए हमने बना दिया, ये इसकी आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। ऐसी ही सेम लेयर ऊपर की तरफ होंगी, ऊपर की तरफ बना देते हैं। तो ये बना दिए मैंने सब म्यूकोसल लेयर, उसके ऊपर बना दिया मैंने ये मस्कुलर लेयर, और फाइनली बाहर की एक कवरिंग बना दी ऐसे करके। ये क्या है, तो आप बोलोगे ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। जितना भी खाना आता है तो वो कहां आता है, तो वो यहां आता है। ये फूड पार्टिकल्स है जो आगे की तरफ से मूव करते हुए जा रहे हैं। ये है फूड पार्टिकल्स जो कि आगे की तरफ से मूव कर रहे हैं। कहां पर मूव कर रहे हैं, तो ल्यूमन के अंदर मूव कर रहे हैं। नाम लिख देते हैं। ये क्या बनाया मैंने, डाइसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स देखने के लिए हमने ये डाइसेक्शन बनाया है। इसका नाम लिख देता हूं मैं। सबसे इंटरनल लेयर जो येलो और व्हाइट कलर की बनाई है, इसको क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे ये म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोजल लेयर। उसके नीचे कौन सी लेयर में देखने को मिलती है, तो आपने डिग्री डिप्लोमा टाइम में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सब म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर के नीचे जो ऑरेंज कलर की लेयर बनाई है, ये क्या होती है, तो ये मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर। और लास्ट में जो आउटर कवरिंग है पिंक कलर की बनाई है, उसको बोलते हैं सिरोसा लेयर। हमारा पूरा जो GIT है,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो ऐसी ही 4 लेयर से मिलकर बना है। एक होती है म्यूकोसल लेयर जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है, कहां, ल्यूमन के अंदर। एक उसके पीछे होती है, उसको बोलते हैं सब म्यूकोसल लेयर। उसके नीचे होती है मस्कुलर लेयर जो कि हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करने में हेल्प करती है। लास्ट में एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सेरोसा लेयर। अच्छा, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हर जगह पर है, तो इसके सेल्स को भी ब्लड वेसल की जरूरत है। तो आप बोलोगे कि मसल्स को ब्लड वेसल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए जो ब्लड वेसल्स है वो कहां होती हैं, सब म्यूकोसल लेयर में होती है, जो कि अपना सर्कुलेशन हर जगह पे कर रही है। मस्कुलर लेयर में भी कर रही है, म्यूकोसल लेयर में भी कर रही है, सुरोसा लेयर में भी कर रही है, ऐसे करके हर जगह कर रही है। सेम ऐसे सब म्यूकोसल लेयर में होती है, और ये चारों तरफ क्या कर रही है, तो ब्लड का सर्कुलेशन कर रही है। इस तरीके से क्या है ये, तो आप बोलोगे ये जो बनाया है मैंने, इस डायग्राम क्या है, डायसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डायसेक्शन बनाया मैंने। सिर्फ एक पार्ट बनाया जिसमें हम क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इसकी लेयर्स। अंदर होती है म्यूकोसल लेयर, उसके पीछे होती है सब म्यूकोसल, उसके पीछे मस्कुलर लेयर, सबसे लास्ट में जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं सेरोसा लेयर। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, हमने ऊपर देखा, हमने क्या करा, हमने पहले बनाया था, हमने देखा स्किन के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं 7 कोलेस्ट्रॉल। 7 कोलेस्ट्रॉल पे सनलाइट पड़ी तो उसके बाद बन गया कोलेकैल्सिफेरॉल, ब्लड में आ गया था। कोलेकैल्सिफेरॉल ब्लड से घूमता हुआ लिवर में गया, जहां बन गया 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल आगे घूमता घूमता किडनी तक पहुंचा, किडनी में क्या बन गया, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये ब्लड में घूमता घूमता कहां आता है, तो ये ब्लड घूमता घूमता कहां आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गया। तो मैंने आपको बताया ग्रीन कलर से बनाया हुआ है हमने। अभी इसका कलर चेंज करके हम लोग करते हैं, इसका कलर ये डार्क ब्लू। तो ये जो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है, ये घूमता आप कहां पर है, ब्लड में है। कहां आ गया, तो आप बोलोगे ये ब्लड में आया, तो ब्लड में कहां आया, तो ये ब्लड वेसल है इसकी, तो ये ब्लड वेसल में यहां तक आ गया। जब ये ब्लड वेसल में यहां तक मूव करते हुए आ गया, तो आप ये बोलोगे कि फिर क्या होता है सर, तो फिर ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजल लेयर पर एक रिसेप्टर मिलते हैं देखने के लिए, रिसेप्टर पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजल लेयर पे एक रिसेप्टर मिलते हैं देखने के लिए। इस रिसेप्टर का नाम क्या है, तो आप बोलोगे इस रिसेप्टर का नाम है VDR, विटामिन डी रिसेप्टर, स्पेशल विटामिन डी के लिए रिसेप्टर है ये, स्पेशल विटामिन डी का रिसेप्टर है, विटामिन डी रिसेप्टर नाम है इसका। किसका इंतजार कर रहा है, तो नाम से समझ में आ रहा है विटामिन डी का इंतजार कर रहा है। क्या होगा, जो ये रिसेप्टर है, विटामिन डी आएगा ब्लड वेसल से निकल के इस रिसेप्टर के ऊपर आके ऐसे लग जाएगा, इस रिसेप्टर के ऊपर आके ऐसे लग जाएगा। जब विटामिन डी रिसेप्टर से कौन मिलेगा, आप बोलोगे कि विटामिन D3 मिलेगा, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी मिलेगी। तो ये दोनों क्या करेंगे, तो ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर देंगे। इस रिसेप्टर के ऊपर कौन आके लग गया, तो विटामिन D3 आके लग गया, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। क्या करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और फाइनली एक प्रोटीन का डेवलपमेंट ये करेंगे, प्रोटीन बना के यहां रेडी कर देंगे। प्रोटीन बना के रेडी करेंगे। क्या बना के रेडी करेंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे। इस प्रोटीन का नाम क्या है, तो आप इस प्रोटीन का नाम बोलेंगे, ये इन्होंने क्या बनाया, प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, तो आप बोलोगे इस प्रोटीन को कहते हैं कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन। कहां बना है, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजल लेयर के अंदर क्या बन गया, कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन बन गया। बना देते हैं, देखो ये कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन कहां बना है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजल लेयर के अंदर बना है। सब म्यूकोजल लेयर से ये बनकर कहां चला जाएगा, तो म्यूकोजल लेयर के ऊपर आके ऐसे लग जाएगा। कहां से बनकर आया है, सब म्यूकोजल लेयर पे। कहां का आ गया, म्यूकोजल लेयर पे, सब म्यूकोजल लेयर से बनकर म्यूकोजल लेयर पे ऐसे करके लग गया। अब इसका नाम ही क्या है, तो इसका नाम हमने पीछे देखा है, इसका नाम क्या रखा है हमने, इसको रखा है कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन। कैल्सी बाइंडिन नाम से बना रहा है कैल्शियम को बाइंड करने वाला प्रोटीन।
तो जब भी कोई पेशेंट या जब भी कोई इंसान कोई कैल्शियम रिच डाइट लेता है, कैल्शियम अपनी डाइट में लेता है, तो कैल्शियम यहां से निकल के ऐसे जा रहा होता है, ये कैल्शियम निकल के जा रहा है, कैल्शियम निकल के आगे की तरफ जा रहा है, तो कैल्शियम को बाइंड कौन कर लेता है? तो आप बोलोगे कैल्शियम को कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर लेता है। और ये कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन इसको बाइंड करके कहां भेज देता है? तो ब्लड के अंदर दोबारा से भेज देता है। कहां भेजता है? ये कैल्शियम को बाइंड करके कहां भेजता है? तो आप बोलोगे कैल्शियम बाइंड करके कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन ब्लड के अंदर भेज देता है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवा लेता है, भेज देता है। क्या हुआ? जो भी आपने फूड खाया था उसके अंदर कैल्शियम था, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन ने, कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन ने उसको कहां भेज दिया? ब्लड के अंदर। इसी को तो आप बोलोगे क्या हो गया? आपने जो खाना खाया था वो एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। जो आपने खाना खाया था उसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होकर उसके अंदर जो कैल्शियम था उसको निकाल के कहां लेके गए? ब्लड के अंदर ले गए, ब्लड लेवल के अंदर लेके गए। कौन लेके गया? तो आप बोलोगे कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन लेके गया। कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन कहां से बना? तो विटामिन D3 और विटामिन डी रिसेप्टर ने जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन का सिंथेसिस किया, जिसका नाम है कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन। ये विटामिन D3 कहां से बना था? तो किडनी ने इसकी हेल्प करी थी, किडनी ने इसको एक्टिवेट किया था। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी कौन बनाता था? किडनी बनाती है। उससे पहले इसका फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन कहां हुआ था? तो लिवर के अंदर हुआ था। उससे भी पहले ये कहां था? तो बोलोगे ब्लड में हुआ, आया था कोलेकैल्सिफेरॉल नाम से। ये मेटाबॉलिज्म हो गया आया था स्किन के अंदर से। स्किन के अंदर कैसे? तो सनलाइट के कारण से। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया कि विटामिन D3 मतलब विटामिन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन की जरूरत होती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ये बनाता है कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन को, क्योंकि ये बनाता है कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन को। और कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवा के कहां ले गया था? ब्लड लेवल में। यही तो हमने यहां लिखा है। हमने ये लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहां जाता है? कैल्शियम ब्लड के अंदर जाता है। जरूरत किसकी है? तो आप बोलोगे यहां पर किसकी जरूरत होती है? तो विटामिन D3 की जरूरत होती है। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। यहां तक समझ में आ रहा है कि कैल्शियम कहां गया? तो आप बोलोगे कैल्शियम कहां गया? ब्लड के अंदर आ गया। तो क्या जितना भी कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर आता है वो ब्लड के अंदर रहता है क्या? नहीं। तो कैल्शियम जो 90% कैल्शियम हमारी बॉडी में, बॉडी का 90% कैल्शियम, 90% कैल्शियम, 99% कैल्शियम कहां पर एब्जॉर्ब होता है? तो कहां पर स्टोर रहता है? तो आप बोलोगे ये कहां स्टोर रहता है? बोन्स के अंदर स्टोर रहता है। 99% ऑफ कैल्शियम ऑफ आवर बॉडी इज स्टोर्ड इन बोन्स और टीथ। बोन्स और टीथ के अंदर स्टोर रहता है। सिर्फ 1% ये ब्लड के अंदर रहेगा। तो आप स्टोर होने कहां जाएगा? आप बोलोगे स्टोर होने के लिए कहां जाएगा? तो बोन के अंदर जाएगा। आगे देखते हैं ये कहां जाएगा। तो ये मैं बना देता हूं यहां पर बोन, एक ये बना दी मैंने, एक बोन। ये क्या बनाई? मैंने बोन बनाई है। ये कैल्शियम कहां जाएगा? तो आप बोलोगे ये कैल्शियम स्टोर होने के लिए जाएगा बोन के अंदर। ये कैल्शियम स्टोर होने कहां जाएगा? तो ये बोन के अंदर जाएगा। कैसे जा रहा है? एरो बना देते हैं। यहां से कहां जा रहा है? तो आप बोलोगे ऐसे जाएगा और फिर यहां से यहां जाएगा। अच्छा, जब भी बोन के अंदर कैल्शियम जाता है तो ये भी आपने अपने डिग्री डिप्लोमा में पढ़ रखा है, हमारी बोन जो बनी होती है वो बनी होती है कैल्शियम से और बनी होती है फोस्फोरस से। फोस्फोरस और कैल्शियम के अंदर एक बॉन्ड होता है जो कि बोन बनाता है। फोस्फोरस और कैल्शियम के अंदर एक बॉन्ड रहता है। ये जो बॉन्ड है ये किस तरीके का बॉन्ड होता है? तो इसको बोलते हैं ये हाइड्रोक्सी पेप्टाइड बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड बनाया मैंने ये क्या है? तो आप बोलोगे हाइड्रोक्सी पेप्टाइड बॉन्ड है। और हाइड्रोक्सी पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए हमारी बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए हमारी जो बोन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। कहां पाया जाता है? तो बोन्स के अंदर पाया जाता है। किसके बीच में? तो कैल्शियम के बीच में और फोस्फोरस के बीच में। ये मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो बोन को बनाने में हेल्प करते हैं। कहां से आया? तो ब्लड से कैल्शियम इधर आया। तो आप ये बोलोगे जब भी कैल्शियम ब्लड से इधर आएगा तो और ज्यादा बोन फॉर्मेशन होगी, और ज्यादा बनेगी। तो जब बोन बनती है, बोन बनने के लिए इसके अंदर एक सेल रेस्पॉन्सिबल है, एक मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है। जिस मैकेनिज्म का नाम क्या होता है? उस मैकेनिज्म का नाम होता है, बोलते हैं बोन बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। मतलब इस एंड पे क्या हो रहा है? बोन बनती जा रही है। तो क्या ऐसा है कि हम जितना कैल्शियम खाएंगे वो ब्लड में आएगा, ब्लड से बोन में चला जाएगा और बोन बन जाएगी? तो मतलब हम रोज पनीर खाते हैं, सारा का सारा ब्लड में से बोन में चला जाता है और बोन बन जाती है। तो बोन तो रोज बड़ी होती जाएगी, मतलब जितना हम कैल्शियम खाएंगे उतनी बोन बड़ी हो जाएगी, उतना हमारा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जितनी बोन बनती है उतनी ही बोन नए नए सेल्स को, नए नए चीजों को
डिपॉजिट करा जाता है और पुरानी जो बेकार हो जाती है ओल्ड सेल्स को रिटायर करके वापस से ब्लड के अंदर भेजा जाता है ताकि वो वेस्ट होकर स्टूल से यूरिन से बाहर जा पाए। तो आप बोलोगे जितनी बोन बनती है उतनी ही डैमेज हो जाती है, उतनी ही हटा दी जाती है, रिमूव कर दिए जाते हैं उतने सेल। तो बोलोगे ये जितना बनता है उतना ही रोज टूटकर कैसे आता है, तो वापस टूटकर कहां आता है, ब्लड के अंदर आता है। ये कैसे लिख दिया हमने, तो हमने बोला कि ये जितना बनता है उतना रोज टूट के कहां आता है, ब्लड के अंदर वापस से आ जाता है। कैसे आता है, एरो देख लेते हैं एक बार। तो ये रोज बनती है और रोज उतना ही जब जरूरत होती है उतना ही टूटकर वापस से आ जाता है। यहां से कैल्शियम जाता है और यहां से कैल्शियम वापस आ जाता है। यहां से कैल्शियम ब्लड में से कहां जा रहा है, तो आप बोलोगे बोन में जा रहा है। तो इधर ब्लड में कैल्शियम कैसा होता है, तो कम हो जाता है, और वापस टूट के कैल्शियम कहां आता है, तो बोलोगे ब्लड में आता है। तो कैल्शियम मतलब इस साइड पे बढ़ जाता है। इस साइड पे क्या हो रहा है, तो बोन बनती है, इस तरह से कैल्शियम इधर जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म काम कर रहा है। इस एंड पे क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इस एंड पे बोन टूटती है, इस एंड पे कौन काम करता है, तो आप लोग लिखेंगे कि इस एंड पे कौन काम करता है, इसको बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट काम करता है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट साइड में मैं लिख देता हूं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म, ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म। एक और होता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट मैकेनिज्म। ऑस्टियोब्लास्ट कौन सा होता है, जिसमें बोन बिल्डअप होती है, बनती है। ऑस्टियोक्लास्ट कौन सा होता है, जिसमें बोन रिमूव करी जाती है, तोड़ दी जाती है, रिमूव करी जाती है, या फिर बोलते हो डेस्ट्रॉय करी जाती है, डेस्ट्रॉय। और ये दोनों मैकेनिज्म कहां काम करते हैं, तो ये बोन के अंदर काम करते हैं। जितनी बोन डेली बनती है उतनी ही बोन को तोड़ दिया जाता है। बोन बनती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जिसमें कैल्शियम ब्लड में से लेकर कहां डाल दिया जाता है, बोन के अंदर। जब टोटनी होती है तो बोन का ये जो हाइड्रोक्सी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये बोन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर दोनों कैल्शियम और फास्फोरस फ्री होकर कहां जाएंगे, तो ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट मैकेनिज्म। अच्छा, फिर ये कैल्शियम अब कहां आ गया, तो आप बोलोगे अब ये जो कैल्शियम है ये ब्लड के अंदर आ गया वापस से। जितना बोन को चाहिए था उतना उसने रख लिया, बाकी छोड़ के बाकी सारा कहां भेज दिया, तो वापस ब्लड के अंदर भेज दिया। अब फिर क्या होगा, तो आपको पता है कि ये जो जब भी कैल्शियम, जब भी कुछ भी ब्लड में बढ़ जाता है, फिल्टर होने कहां जाता है, तो वो जाता है किडनी के अंदर। कहां जाएगा, तो किडनी के अंदर जाएगा। बना लेते हैं, ये मैंने बना दी, क्या है ये, तो आप बोलोगे ये है किडनी। ये क्या बनाई, किडनी बना दी मैंने। बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है किडनी, ये बना दी मैंने। और कैल्शियम कहां आ रहा है, तो कैल्शियम अब आ रहा है किडनी के अंदर। और कैल्शियम जब ब्लड से किडनी में आएगा तो फिर इस एंड पे कैल्शियम कैसा हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। अच्छा, कैल्शियम भी क्या किडनी में आकर सारा हमारी यूरिन से बाहर निकल जाएगा, नहीं। हमारी किडनी जितना जरूरत है उतना बाहर निकालेगी, बाकी को रीअब्जॉर्ब करके भेज देगी। तो ये वापस से रीअब्जॉर्ब होकर कहां चला जाएगा, आप बोलोगे फिर से रीअब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा, तो फिर से ये जो कैल्शियम हमने बढ़ाया था ये रीअब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा, तो फिर से ब्लड के अंदर चला जाएगा। एरो बना देते हैं, फिर से ये रीअब्जॉर्ब होकर कहां जा रहा है, तो फिर से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड लेवल के अंदर जा रहा है, और ब्लड के अंदर फिर से कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। तो हमने देखा इस एंड पे तो क्या होता था, बोन में चला जाता था, और बोन जितना जरूरत होती थी उतनी बनाती थी, उसे बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। फिर जितना तोड़ना होता था, पुराने हो जाते थे सेल, उसको हटा दिया जाता था, उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट मैकेनिज्म। और ये टूट कर कहां आ जाता है, तो बोलोगे ब्लड में आ जाता है। फिर जब ये ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो फिल्टर होने ब्लड कहां जाता है, तो किडनी के पास जाता है। फिर कैल्शियम कम हो जाता है, और जितना किडनी को बाहर निकालना है निकाल देती है, बाकी को रीअब्जॉर्ब करके कहां भेज देती है, कहां भेज देती है, ब्लड के अंदर वापस भेज देती है। मतलब इस एंड पे तो कैल्शियम कम हो रहा है और इस एंड पे कैल्शियम वापस बढ़ जाता है। और ये जो अब कैल्शियम है, ये जो ब्लड के अंदर रह रहा है, ये कितना कैल्शियम है, तो आप बोलोगे टोटल बॉडी का 1% कैल्शियम है। कितना कैल्शियम है, तो 1% कैल्शियम है, 1% कैल्शियम है, 1% कैल्शियम है। कितनी वैल्यू होती है 1% कैल्शियम की, तो आप बोलोगे 1% जो कैल्शियम है उसकी वैल्यू होती है 8.5 से 10.1 mg/dl होती है। 8.5 से 1.5 mg/dl हो जाती है। ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको साइड में लिखता हूं। कितनी होती है, तो 8.5 से 10.1 mg/dl होती है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कैल्शियम है, ये कहां से ब्लड से बोन में जा रहा है, इसको ले कौन जा रहा है, ऐसे ही अपने मन से चला जाता है क्या, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है,
इस एंड पर कैल्शियम का ब्लड से बोन में जाना और बोन से वापस टूट के कैल्शियम का ब्लड में आना, ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं कि कैल्शियम, हमने देखा कि नॉर्मल कैल्शियम कहां से कहां जाता है, तो इसको बोलते हो कैल्शियम साइकिल। अच्छा, ये कैल्शियम साइकिल को रेगुलेट कौन करता है, तो अब हम देख रहे हैं उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को रेगुलेट कौन करता है, तो कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं दो हार्मोन्स। एक हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसका नाम है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। एक और हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसका नाम है पैराथ हार्मोन, पीटीएच, पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है, तो आप बोलोगे पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। कैल्सीटोनिन कहां से होता है, तो थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से, सी शेप सेल से होता है। कहां से होता है, ओवरऑल थायराइड ग्लैंड से होता है। कौन होता है, कैल्सीटोनिन। पैराथ हार्मोन कहां से होता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। कहां पाई जाती है, तो थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में पाई जाती है, और नेक में ये बटरफ्लाई शेप की ऐसे करके होती है, बटरफ्लाई शेप की। इस बटरफ्लाई शेप की जो थायराइड ग्लैंड है, इसके एजेस पे, पोस्टीरियर साइड पे 4 पिंक कलर की जो मैं बना रहा हूं, ये पाई जाती है, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और ये जो ग्रीन कलर की बनाई थी, इसको क्या बोलते हो, तो इसको बोलते हो, ये जो पूरी बनाई है इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सीक्रेट हुआ, कैल्सीटोनिन। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सीक्रेट हुआ, पैराथ हार्मोन। यही समझते हैं। आइए, जब भी मैं आपसे बोलूं कि कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाना है, तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि ब्लड से कैल्शियम को बोन में लेके जाना है, मतलब ब्लड में कैल्शियम कैसा करना है, तो कम करना है। ब्लड से कैल्शियम को कहां लेके जाना है, बोन के अंदर लेके जाना है, तो ब्लड में कैल्शियम कैसा हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ये इधर से इधर लेके जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोलोगे ये रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसको बोलोगे कैल्सीटोनिन रेस्पॉन्सिबल होता है, कैल्सीटोनिन रेस्पॉन्सिबल होता है। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन कहां से सीक्रेट हुआ था, तो आपने देखा था कैल्सीटोनिन कहां से सीक्रेट हुआ था, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट हुआ था। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोलोगे कैल्शियम को ब्लड में कम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कैल्सीटोनिन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है, तो ब्लड से कहां लेके जाता है, बोन की तरफ लेके जाता है। अच्छा, बोन से टूट के वापस से कैल्शियम कहां आ रहा है, तो ब्लड में आ रहा है, तो ब्लड में कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन कहां से सीक्रेट हुआ था, तो पैराथ हार्मोन में देखा था पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट हुआ था, पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट हुआ था। अच्छा, इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि जब भी कैल्सीटोनिन सीक्रेट होगा, तो ब्लड से कैल्शियम किधर चला जाएगा, बोन में चला जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लू कलर से बना दो, ब्लड में कैल्शियम कम कैसा हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। कब होगा, तब कैल्सीटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा। इस तरफ ये बोल सकते हैं कि जब जब पैराथ हार्मोन ज्यादा आएगा, तो बोन से कैल्शियम टूटकर कहां आएगा, ब्लड में आएगा, मतलब ब्लड में कैल्शियम कैसा हो जाएगा, ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो हमारे पास 2 नियम बनते हैं, 2 रूल बनते हैं। आप ये देखिए कि एक तो मैंने बोला कि क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे कि कैल्सीटोनिन जब जब सीक्रेट होता है, कैल्सीटोनिन जब जब सीक्रेट होता है, कैल्सीटोनिन जब जब सीक्रेट होता है, तो कैल्शियम कैसा हो रहा है, कैल्सीटोनिन सीक्रेट होने से कैल्शियम कैसा हो जाता है, नेगेटिव। क्यों हो जाता है, तो आप बोलोगे डिक्रीज इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लड से कहां चला जाता है, बोन के अंदर चला जाता है। तो कैल्सीटोनिन सीक्रेट होने से क्या होता है, कैल्शियम कम हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को याद रखें कि कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्शियम को कम कर देता है। मतलब कैल्सीटोनिन अगर बढ़ जाएगा, मतलब अगर कैल्सीटोनिन बढ़ जाएगा तो कैल्शियम कैसे हो जाएगा, तो बोलोगे कैल्शियम कम हो जाएगा। सेम अगर हम देखें कि पैराथ हार्मोन अगर रिलीज होता है, पैराथ हार्मोन ज्यादा आएगा तो ज्यादा बोन से टूट के कहां आएगा कैल्शियम, तो बोलोगे कैल्शियम बोन से टूट के ज्यादा आएगा, ब्लड के अंदर आएगा, और ब्लड के अंदर आएगा तो बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे पैराथ हार्मोन क्या होता है, पैराथ हार्मोन क्या करता है, पैराथ हार्मोन जब बढ़ता है तो ये साथ साथ क्या करता है, कैल्शियम को भी बढ़ा देता है। तो देखिए पैराथ हार्मोन इधर बढ़ने लग गया, ये पैराथ हार्मोन बढ़ रहा है तो क्या करेगा, यहां से सारा कैल्शियम टूट के कहां आएगा, तो आप बोलोगे ब्लड में आएगा और ब्लड में बढ़ जाएगा। तो पैराथ हार्मोन बढ़ा तो कैल्शियम बढ़ा, तो पैराथ हार्मोन बढ़ा तो हमने क्या देखा कि कैल्शियम बढ़ गया। अपोजिट है ये चीज। देखें
आपने जब देखा कि कैल्शिटोनिन बढ़ रहा था तो आपने देखा कि कैल्शियम कम हो रहा था, और पैराथ हार्मोन बढ़ रहा था तो इसके साथ काम कर रहा था, मतलब कैल्शियम भी बढ़ रहा था। तो आप बोल सकते हैं कि पैराथ हार्मोन बढ़ेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा, पैराथ हार्मोन अगर कम हो जाएगा, पीटीएच अगर कम हो जाएगा तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में पैराथ हार्मोन जाता है उस डायरेक्शन में कैल्शियम जाता है। इसलिए हमारे पास एक मेन चीज बनती है, वो बनती है पैराथ हार्मोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम। अगर पैराथ हार्मोन बढ़ेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा, पैराथ हार्मोन घटेगा तो कैल्शियम भी घटेगा। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शिटोनिन के लिए क्या बनती है, तो कैल्शिटोनिन के लिए हमने देखा कि कैल्शिटोनिन जब बढ़ गया था तो कैल्शियम कम हो गया था, और सेम अगर ये देखेंगे कैल्शिटोनिन अगर कम हो जाए तो कैल्शियम कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये अपोजिट चल रहा है। आप देखो ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, तो ये क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। तो मेन इसके लिए हमारे पास क्या बनता है, तो आप बोलोगे मेन इसके लिए बनता है कि कैल्शिटोनिन जो होता है ये अपोजिट चलता है इसके, तो आप बोलोगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कैल्शियम के। जो चीज एक साथ चलती है, मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ जाए तो उसे बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपोजिट चलती है, मतलब ये बढ़ रहा है और ये कम हो जाए तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो हमारे पास नियम बनते हैं, एक तो बनता है पैराथ हार्मोन का, एक बनता है कैल्शिटोनिन का। और ये दो हार्मोन क्या करते हैं, तो ये कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ब्लड में बढ़ाते भी हैं और ब्लड में घटाते भी हैं। एंड में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कैल्शियम को ब्लड में कम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शिटोनिन। कहां लेके जाता है, तो बोन में, साथ में तब किडनी में जाता है, तब भी तो कैल्शियम ब्लड में कम हो रहा है। तो आप बोलोगे इधर भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो कैल्शिटोनिन ही है। कहां से ब्लड में कहां लेके जाने के लिए, किडनी में लेके जाने के लिए। और ब्लड से वापस लेके जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर फिर से वही बात की कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो पैराथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। यहां पर ज्यादा घिचपिच हो जाएगी तो मैं यहां लिख देता हूं पैराथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, पैराथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल पैराथ हार्मोन जब ज्यादा बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ज्यादा ब्लड में जाएगा, मतलब कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा। दो हार्मोन जो हमारे कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं वो हार्मोन है कैल्शिटोनिन और पैराथ हार्मोन, जिसमें से कैल्शिटोनिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, पैराथ हार्मोन रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड से। अच्छा, कुछ नेमिंग कर लेते हैं, इसको बोलते क्या है, तो इस पूरे साइकिल को बोलते हो आप कैल्शियम साइकिल। यहां पर कुछ नाम देख लेते हैं जिसकी डेफिनेशन एग्जाम में मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब भी आपने कुछ खाया, आपका खाना एब्जॉर्ब होकर डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड में आ जाए, तो उसको बोलोगे इंटेस्टाइन से जब कैल्शियम ब्लड में आया था खिंच के, इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, तो उसको बोलते हो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जब भी आप खाना खाते हैं वो ब्लड में पहुंच जाता है, वो ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जाता है, किडनी से नेफ्रॉन में जाता है, नेफ्रॉन के बोमेस कैप्सूल से पीसीटी पर, लूप ऑफ फैनले पर, डिस्टल डीसीटी पर, डिस्टल डीसीडी से कलेक्टिंग डक्ट में। अगर वो चीज जरूरत की होगी तो बॉडी इसको वापस से ले लेगी, ब्लड के अंदर डाल देगी, और अगर वो जरूरत की नहीं है तो फिर उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर वो जरूरत की है तो उसको वापस से ब्लड के अंदर खींचा गया है। तो ये काम सेम टू सेम इंटेस्टाइन जैसा ही है कि इंटेस्टाइन में आपने कुछ खाया था, उसको जरूरत वाली चीज को उसने एब्जॉर्ब करके डाल दिया ब्लड में। अब किडनी में गया तो किडनी में दोबारा से उसको जो चीज जरूरत की है उसको लेकर वापस से डाल दिया ब्लड में। इसको क्या बोलोगे आप, दोबारा से क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। दोबारा से एब्जॉर्प्शन का मतलब है, इसको क्या बोलोगे, रीएब्जॉर्प्शन। जब भी किडनी से कोई चीज वापस से खिंचकर कहां आती है, ब्लड में डाली जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं इंटेस्टाइन से कोई भी चीज अंदर आती है तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब भी किडनी से कोई चीज एब्जॉर्ब करके वापस आती है तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं, रीएब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हम ये देखें कि यही सेम चीज बोन के साथ भी तो हो रही है कि बोन का ब्रेकडाउन होकर कहां आ रहा है, ब्लड के अंदर आ रहा है, तो मतलब ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। बोन से अगर कोई चीज टूट के ब्लड में आ रही है तो आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, तो इसको बोलोगे ये क्या है, ये भी दोबारा से ही हो रहा है। एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका है, एक बार रीएब्जॉर्प्शन भी हो चुका है, तो इसको दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन लिख दो क्या, नहीं। इसके लिए दूसरे टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं रेजॉर्प्शन। रेजॉर्प्शन, स्पेलिंग को ध्यान से देखें, ये रिजॉर्प्शन है, बी आता है, उसमें रीएब्जॉर्प्शन है, बी आता है, पर इसमें रिजॉर्प्शन आ रहा है, पी आ रहा है, पी। इसको बोलते हैं रिजॉर्प्शन। डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी, तो आप बोलोगे इंटेस्टाइन से किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर अगर ब्लड में लिया जाता है, मतलब एक्सचेंज बिटवीन इंटेस्टाइन और ब्लड, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक्सचेंज बिटवीन किडनी एंड ब्लड, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। एक्सचेंज बिटवीन बोन एंड ब्लड, इसको बोलते हैं रिजॉर्प्शन।
और इस तरीके से हमारी बॉडी में जो भी कैल्शियम हमने खाया हुआ है वो कैल्शियम रेगुलेट होता है, और रेगुलेट करने के लिए दो हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल है वो है पैराथ हार्मोन और कैल्शिटोनिन हार्मोन। इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे फास्फोरस कैसे काम करता है। ये जो कहानी है ये आधी कहानी है, आपने सिर्फ कैल्शियम को देखा है। अगर आप ये देखें कि यहां से पैराथ हार्मोन के कारण से कैल्शियम टूट के इधर आ रहा था, तो कैल्शियम के साथ बोन अगर बोन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो फास्फोरस भी फ्री हो जाएगा। मतलब फास्फोरस साइकिल भी यहीं से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं बनाऊंगा पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको और आप चाहते हैं कि और मैं वीडियोस बनाऊं, और आप चाहते हैं किसी एक कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को कमेंट करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।